बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का सेंटअप का परीक्षा हो रहा है और गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। आइए आपको बता देते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कॉपी और कलम निकालिए और जल्दी जल्दी इसे लिख लीजिए। और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि जो आपको हमने पढ़ाया था, बताया था ना, सीधे हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकरा गया है। जैसा आपको बता रहे थे ना कि सीधे एग्जाम में टकराएगा जो आपको हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले और आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जल्दी से कॉपी और कलम निकालो और लिख डालो। बहुत ही बढ़िया शानदार है आपके लिए। और आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि गणित विषय का जो विषय कोड होता है वह 110 होता है। इस बात को याद करके रखिएगा। इसमें क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा ये सबसे बड़ी सवाल रहती है आपके मन में। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वह 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। लघुतरीय क्वेश्चन 30 पूछा गया है, जिसमें से 15 प्रश्न जवाब देना है 15 प्रश्न का। और 8 आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है। ये लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सबका उत्तर बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत ही धमाल होने वाला है, क्योंकि आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको समय कम मिलता है, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो ट्रिक भी समझ लीजिएगा। और यहां से बता दें कि फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन टकराएगा, बिल्कुल बहुत शानदार है। तो चलिए आइए फटाफट से देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया जो आपको हम पढ़ाए थे, समझाए थे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और यहां से सीधे एग्जाम में भी आपके फाइनल में भी टकराएगा। ये सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि a बराबर 72 हो, b बराबर 9 हो और q बराबर 8 हो तो r का वैल्यू क्या होगा। तो कहिए आपको हमने बताया था, जो बच्चे हमसे पढ़े थे उनको पता था कि हम बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो a का वैल्यू देखिए पुट कर दो, पुट का मतलब लिख दो। a बराबर 72 है, बराबर का बराबर लिख देना। b बराबर क्या है 9 है, इंटू q बराबर क्या है, q बराबर 8 है, अब प्लस r निकालना ही है। अब देखो यहाँ पे 72 का 72 कर दो, 9 में 8 से गुणा कह रहा है तो 9 अठे कितना होता है 72 होता है, अब प्लस r हो गया। अब देखिए यहाँ से r का वैल्यू निकलना है, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, ये 72 है और जब ये प्लस में तो पक्षांतित होगा, माइनस में जाएगा, यानी कि माइनस 72 हो जाएगा। यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 72 में से 72 गया कितना होगा 0 होगा। तो कहाँ पे ऑप्शन है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। समझे आप। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको काफी आसान तरीके से भी बताने वाले हैं, जिससे आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, ये क्वेश्चन तो लगभग 10 बार भी बताए होंगे आपको कि ये क्वेश्चन आएगा। देखिए आ गया, 2 नंबर ही क्वेश्चन ही पूछ दिया गया है सेंटअप एग्जाम में और फाइनल में भी टकराएगा। क्वेश्चन है कि मसा ए बी का इंटू लसा ए बी क्या होगा। यानी कि ए बी का मसा और ए बी का लसा क्या होता है। यार आपको हमने कई बार बताया है कि इन दोनों का गुणनफल होगा ना वह ए बी ही होगा। क्यों, क्योंकि HCF निकलेगा 1, HCF क्या निकलेगा इसका 1 और LCM क्या निकलेगा इसका, LCM निकलेगा इसका AB। तो दोनों को गुणा कर दो 1 इंटू AB तो क्या होगा AB है ना होगा। क्लियर, कहां पे है ऑप्शन नंबर बी में है। या तो आप AB कहिए, अच्छा A इंटू बी कहिए। क्लियर, बात वही है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि रूट 15 है। बताओ तो रूट 15 क्या है। ये तो सब लोग जानते हैं ना रूट 15 क्या है। इसका हम आसानी से इसे बाहर नहीं कर सकते हैं रूट से, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि सब पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को पी बटे क्यू ग्रुप में यानी कि अंश बटे हर ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं उसी को तो अपरिमेय कहते हैं। तो क्लियर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे बात करते हैं। इसलिए बताते हैं कि जो आपको पढ़ाते हैं समझाते हैं, आपको पता है कि 2 से ढाई महीने में आपको हम ऐसी तैयारी करा देते हैं और 2 से ढाई महीने के लिए हमें जाना जाता है, क्योंकि सबसे शानदार तैयारी आपको हम कराते हैं, क्योंकि वही सारी क्वेश्चन आपको बताते हैं जो एग्जाम में टकराए। ये देखो ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे कि 124 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक का मतलब हो गया कि 2 कितना बार आएगा 124 में। तो चलो 124 को भाग दो, 2 से भाग दो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 62 और 2 से भाग दो कितना होगा 31। अब 2 आएगा इसमें, 31 में नहीं कटेगा, यानी कि 2 बार आया है। बस इतना ही सॉल्व करो, आगे करने की क्या जरूरत है। बी नंबर आपका सही जवाब हो गया। क्लियर, आगे बात करते हैं।
अगला देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अरे शांत कब होता है, जब आपको हमने बताया कि जिस भी भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए और चाहे 5 आए, यानी कि 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में कोई उस भिन्न का हर आता है तो समझिएगा कि वह शांत होगा। यहाँ पे शांत पहचानना है तो बताओ इसमें से कौन ऐसा भिन्न है जिसके हर के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो केवल 2 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ना 3/160, तो 160 को जब हम लोग करेंगे तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे केवल क्या होगा, हम लोग का 2 और 5 ही आएगा। जैसे कि 160 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ होगा 20, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा 1। देखो केवल 2 और 5 आया है, तो जिस भी भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या फिर 5 आए वही आपका शांत होता है। ये बात याद करके रखिएगा। जब इस तरीके से बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा इसका मतलब हो गया कि फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड बार बार कहता है कि सेंटअप एग्जाम के रूप का ही क्वेश्चन फाइनल में आएगा, यानी कि इसी आधार पे आएगा। ये बात ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है एवं उनका मसा 5 है, तो संख्या का लसा क्या है। अरे आपको पता है डीएलएस एजुकेशन के आप छात्र हैं तो कि लसा बराबर फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि संख्याओं का गुणनफल बटा HCF होता है। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो संख्या का गुणनफल दिया है जैसे कि 1600 दिया है और बटा भाग दे देना मसा से। मसा कितना है 5 है, तो इसको कटा दो फटाफट से। कितना आएगा 5 थी या 15, यहाँ पे चला गया 1 और 5 दूनी 10, 2 0 320। कहाँ पे है 320, देखो ऑप्शन नंबर सी में। कुछ नहीं करना है, 1600 में भाग दे देना है 5 से। अगर यहाँ पे एलसीएम का जगह HCF पूछता तो एलसीएम दिया होता, उसमें भी इसमें से भाग दे देते, केवल भाग दे देना है। क्लियर, समझे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फैला दो वीडियो को अपने दोस्तों में, फैला दो फटाफट से, और नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। कमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल कमेंट कीजिए कैसा पढ़ाई लगता है और क्या क्या आपको उत्तर पता है इन सब का पहले से, तो जरूर बताइएगा। अगला है कि 36 तथा 84 का मसा क्या होगा। मसा का मतलब हाई कॉमन फैक्टर है ना, यानी कि इसका सबसे, यानी कि दोनों में सबसे ज्यादा जो मान होता है ना हाई मान, यानी कि मसा क्या होगा। तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो तो इसका एक आसान तरीका बताते हैं आपको। जब भी पूछेगा ना मसा क्या है तो इस ऑप्शन से चेक करना कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिससे वो दोनों से कट जाएगा। जैसे 12 36 और 12 84, ठीक ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्लियर, यानी कि देखो 36 में भी 12 आएगा और 84 में भी 12 आएगा, दोनों में मिल रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप जिस भी विधि से मसा निकालते हैं आप उस विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, जो दोनों में आपका मान आए अधिकतम। अगला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अरे यार बहुपद नहीं है, कई बार बताएं आपको। बहुपद बताना है कौन है, जो पूर्ण नहीं हो, जो पूर्ण संख्या के रूप में ना हो, यानी कि जो रूट वगैरह में दे दे, बट्टा वगैरह में दे दे, माइनस वगैरह में दे दे, यानी कि उसका पावर वगैरह। तो देखो ऑप्शन सी कह रहा है 2/x - 2। जब इसको करिएगा पावर इस माइनस में चला जाएगा तो यही हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। ये सबका सबका बहुपद है लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्लियर, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलो अगला है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र आप याद किए होंगे कि -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। b का वैल्यू क्या है, -2 है, यानी कि पहले से ही -2 है, बट्टा a का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2/1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 देखो कहाँ पे ऑप्शन है, क्लियर तरीके से ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। समझे आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, है ना। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछ दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य के क्या होगा। और छाप लो अभी यहीं से ही, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल टकराएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना है, जो बहुपद है उसे लिख देना है। जैसे कि x² - 2x - 3 बराबर क्या हो गया 0।
अब जब भी शून्यक निकालना होता है तो पहले पद में से तृतीय पद को गुणा कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर में -3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा कितना -3x²। क्या हो जाएगा -3x²। अब -3x² को इतने अच्छे बराबर भागों में बांटना होता है ताकि बीच वाले मान के बराबर आ जाए। तो देखिए ध्यान से, x² को x² रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस x और -3x लिख देते हैं। बताओ, x में प्लस है और -3x है, जब ये घटेगा क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और -3 का -3 बराबर का बराबर 0 लिख दिया। अब ये 4 पद में बट गया। अब 4 पद में से इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आसानी तरीके से करेंगे ये चीज कि इनमें से कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। आइए कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है x, तो यहाँ पे बचेगा क्या चीज, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +1। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या है, तो यहाँ से कॉमन कहिएगा कि सर यहाँ से जो कॉमन है ना, वहाँ यहाँ से कॉमन 3 है, ठीक ना, 3 है, क्योंकि 3 से करेंगे तो यहाँ से -3 कॉमन होगा, ठीक ना, क्या होगा -3 कॉमन होगा। तो यहाँ पे बचे क्या चीज x, और यहाँ पे क्या चीज बचेगा +1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब x और -3, x -3 एक पद हो गया और x +1 एक पद हो गया, बराबर क्या हो गया 0। जब हम लोग ध्यान देंगे x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा 3 निकल के आएगा, और जब हम लोग क्या करेंगे कि x +1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा -1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू 2 निकला, एक निकला 3 और एक निकला -1। क्या निकला 3 और -1। ऑप्शन क्या हो गया, देखो तो सी नंबर निकल के चल आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बनाना है। आपको हर एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस करके बताएंगे जिससे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी समय बाकी है आपको कुछ कर दिखाने की। तो आप जल्दी जल्दी जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से समझ भी जाइए। ऐसा नहीं कि केवल आंसर के चक्कर में रहिए, आंसर के केवल चक्कर में रहिएगा तो हमको भी आता है केवल आंसर बता के चले जाए, लेकिन वैसा नहीं करना है आपको। गणित में दूसरा सब्जेक्ट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है रसगुल्ले। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेंटम एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ यूं पूछा गया है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax + bx + c² के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि -b/a होता है, -b। तो ये तो फॉर्मूला ही पूछ, यहाँ पे देखो -b। अब देखो यहां से देखो ध्यान से, अब यहाँ पे b का वैल्यू कौन होगा, तो b का वैल्यू x का गुणांक होता है तो -b ही होगा। अब a क्या होगा, यानी कि देखो अब a जो होगा ना वह a नहीं है, अब ये a है, a बट्टा -b/, अब ये c होगा, क्योंकि x² का गुणांक जो होता है ना वह आपका a का वैल्यू होता है। x² जिस संख्या में गुणा किया गया वही मान होगा। ये देखो इस समीकरण उल्टा लिखा गया है, पहले cx² होना चाहिए ना, लेकिन ये बाद में लिख दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन क्या होगा, ये ए नंबर होगा। हर एक बच्चे का गलती यहां से हो सकती थी, लेकिन अब से नहीं होगी आपकी गलती, ये पूरी गारंटी है, क्योंकि उस तरीके से आपको हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद, क्वेश्चन है, यदि त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है। तो यार आप सभी को हमने बताया था कि अल्फा बीटा गामा जो होती है ना उसके बराबर होता है -d/, इसका सूत्र होता है -d/। तो -d का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस हमने लगाया, और d का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 लगाया। a का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे कर दिया /2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया +2/2, क्या होगा कट के 1 आएगा, 1 आएगा। कहाँ 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्लियर, समझे आप, बिल्कुल समझे। अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं है, कंजूसी कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, फटाफट से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हर एक बच्चे। और शाम 6 बजे की क्लास चलेगी काफी तवातोड़ तरीके से, क्योंकि उसमें होगा आपका प्रतिदिन टेस्ट हो रहा है, और 7:30 बजे की तैयारी तो जबरदस्त होगी आपकी। अब समय नहीं रहा बाबू, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको वही सारे पढ़ना है जो आपके एग्जाम में टकराएगा, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले, सारा क्वेश्चन टकरा गया है, यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्वास नहीं होता है तो वीडियो आप देख सकते हैं मेरा पिछला वाला। अगला है कि यदि p × x बराबर g × x q × x × g × x और p × x का घात 4 है और g × x का घात 2 है तो
P इंटू एक्स बटा जी इंटू एक्स का घात क्या होगा। देखो हु बहु क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आपको पता है कि मैथ का वीडियो सबसे ज्यादा पसंद मेरे बच्चे करते हैं, पिछले कई वर्षों से सबसे ज्यादा पसंद होता है तो मेरा मैथ का वीडियो पसंद होता है, और उस तरीके से आपको वह सारी क्वेश्चन बताते हैं जो टकराता है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन सीधे बताया था आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, P इंटू एक्स, ठीक ना, बराबर दिया है G इंटू एक्स, Q इंटू एक्स इंटू जी इंटू एक्स, और P इंटू एक्स का घात 4 है। P इंटू एक्स का घात कितना है, घात 4 है, देखिए ध्यान से, यानी कि x का पावर 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि G इंटू एक्स का घात कितना है, तो सर कहिएगा 2 है, यानी कि x का पावर क्या हो जाएगा 2। जब x का पावर 4 है अब बटे x का पावर 2 है, तो इसका मान क्या निकलेगा। आप सभी जानते हैं कि a का पावर m बटे a का पावर n बराबर होता है a का पावर m माइनस n, यानी कि इस वाले में से इसको घटा दो, यानी कि x का पावर 4 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा x का पावर 2, यानी कि घात क्या निकलेगा 2 निकल के आएगा। 2 कहां पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो क्लियर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं रसगुल्ले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ यूं है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अरे यार ये तो क्वेश्चन ही पूछ दिया गया, याद करो, आप लोग को बार बार बताया जाता है कि 6Q + 1 दर्शाइए कि एक विषम पूर्णांक होता है। क्या आपने याद किया था। तो 6Q + 1 चाहे 6Q + 3 कहाँ पे है, देखो ऑप्शन नंबर बी में। ये तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उठा दिया गया है यहाँ से, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, फटाफट से कमेंट तो जरूर कीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका पीडीएफ और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन सब चीज बताने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, बताने वाले हैं कहां पे मिलेगा। अगला है कि बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात क्या होगा। घात, अब घात तो वही होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है, वही ये बात हमने आपको पहली बार बताया था, कई बार बताया था। तो सबसे ज्यादा क्या है इसमें, घात 3 है, तो 3 कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखो कितना रसगुल्ला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है, जबरदस्त प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 एवं 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि अल्फा बराबर 1 है और बीटा भी बराबर 1 है, तो फिर द्विघात बहुपद क्या होगा। अरे यार तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, लिख लो कहीं कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसका एक सूत्र होता है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है, लिख लो, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ध्यान से, x² का x² रहने दो, यहाँ पे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा के बदले 1 है, बीटा के बदले 1 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा के बदले 1 है, बीटा के बदले 1 है, तो इसको कर देते हैं हम लोग 1। सॉल्व करो, x² तो x² माइनस तो माइनस, और 1 और 1 2 होता है, तो हो जाएगा 2x, और प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1, यानी आंसर पुट होकर के क्या निकला हम सभी का, x² - 2x + 1। कहाँ पे ऑप्शन है, x² - 2x + 1, x² - 2x + 1, देखो ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर, समझे आप क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से सीखना है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक का संख्या का मतलब क्या होगा, अरे भाज्य संख्या, यौगिक का मतलब भाज्य। देखो भाज्य कौन है, तो यहां से देखो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक आपका अभाज्य संख्या है। यौगिक का मतलब हो गया भाज्य संख्या। कई बच्चे कहेंगे अरे यार यौगिक क्या कह रहा है, यौगिक का मतलब वही भाज्य संख्या। और देखो फाइनल एग्जाम में यौगिक नहीं पूछेगा आपसे अभाज्य संख्या क्या है, और यही इसी में से 3 को कोई में से एक ऑप्शन रहेगा, लिख लो कहीं, बता देते हैं। बिल्कुल फाइनल एग्जाम में समझो कि छप गया है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ऑप्शन इसमें से कोई भी रह सकता है, एक ही ऑप्शन रहेगा इसमें से, या तो 13 दे सकता है, नहीं तो 23, नहीं तो 17। ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, ये हमेशा पूछा जाता है। चलो
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से देखिए रसगुल्ले, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर लिख लो, फटाफट से एग्जाम में जाओ, धमाल मचा दो। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या है? जो कि इसका मतलब कि गुणखंड, मतलब कि बीच जो उभयनिष्ठ गुणखंड, हाँ बिल्कुल अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? देखो 18 और 25 में हो जाए, वो नहीं होगा, ठीक ना? क्या होगा? 18 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, दोनों में 7 7 आ जाएगा, तो ये आपका उभयनिष्ठ गुणखंड हो गया। देखिए उभयनिष्ठ गुणखंड इसमें भी निकलेगा, इसमें 3 निकलेगा उभयनिष्ठ गुणखंड, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ गुणखंड नहीं निकलेगा। सो इसलिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें, ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्रश्न हम सभी का कि यदि बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताओ। देखो ये भी क्वेश्चन छप गया, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब हो गया कि अल्फा एक है और इसका व्युत्क्रम 1/α है। क्लियर? तो हम सभी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो अल्फा का जो वैल्यू यहाँ पे क्या है? अल्फा ही है, और बीटा का वैल्यू जो है 1/α है। 1 क्या है? अल्फा है। देखिए ध्यान से कह रहा है क्वेश्चन कि इसका जो शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर अल्फा है, लेकिन बीटा बराबर व्युत्क्रम है, यानी 1/α है। तो अल्फा की जगह अल्फा लिखा, बीटा की जगह 1/α लिख दिया, बराबर c का वैल्यू ऐसे क्या होगा? तो k बटे a का वैल्यू क्या होगा? 3, यहां से लिख दो 3। अब देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, a का बराबर क्या होगा? k बटे 3, k बटे क्या होगा? 3। तो यहां से 3 के गुणा कर दो, तो k बराबर क्या निकल जाएगा? कहेगा सर 3 निकल जाएगा। तो देखो 3 कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। क्लियर? क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपके सेंटअप एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो a2x + b2y + c2 बराबर 0 का क्या होगा? कौन सा हल होगा? तो देखो ध्यान से, तीनों का तीनों आपस में बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या होगा बताओ? जब आपस में ये सभी के सभी बराबर होंगे तो इसका क्या होगा? अनंत हल ना होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। लेकिन जब ये बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल होता है, लेकिन ये बराबर है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि समीकरण x + y बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन सोच करके देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग कि सच में ये किताब में क्वेश्चन नहीं है, आपके किताब में नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, उठाया गया है क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, कहा है कि x + y बराबर 8 है, तो कहा है वास्तविक संख्या के समुच्चय के कितने हल होंगे। तो अगर y बराबर हम लिखें तो 8 - x होगा, यही होगा ना। तो जितना हम x का मान रखेंगे उतना ही ना मान हम सभी का y का मान आएगा। जितना बार x का मान रखेंगे उतना बार y का मान आएगा। तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, नहीं तो अंतिम में जरूर कर लीजिएगा और वीडियो का फाइनल देखिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो फाइनल देखिए और देखिए कितना मजा आता है आपको, बिल्कुल। और मजा आता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 29x + 37y बराबर 103 है एवं 37x + 29y बराबर 95 है, तब क्या होगा? x और y का वैल्यू यानी कि x और y का मान क्या होगा? तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। अगर ऑप्शन नहीं दिया गया होता तो इनको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया है ना तो केवल इस किसी ऑप्शन से, हर एक ऑप्शन से एक बार चेक कर लो कि किसका मान LHS और RHS के बराबर आ जा रहा है। जैसे हम ऑप्शन नंबर ए की जांच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? कहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 2। तो देखो इसमें मान रखो, x के जगह 1 रखिए, y के जगह 2 रखिए। अगर इसके बदले और इसको गुणा कीजिएगा और जोड़िएगा तो 103 आ जाएगा। समझिए कि यह मान सही है। जैसे देखो ध्यान से, 29x कह रहा है, क्या है क्वेश्चन? 29x, तो 29x के जगह 1 रखो। अब प्लस कह रहा है 37y, तो 37
इंटू वाई के जगह मान रखो 2, तो रख दिए 2। अब देखो ये आपका LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, बाया पक्ष है आपका, तो 29 में 1 से गुणा कीजिएगा, 29 होगा, प्लस 37 में 2 से गुणा कीजिएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7, यही होगा ना। अब देखो, अब इसको जोड़ो, 9 4 13 का 3 और 7 दूनी 9 1 10, कितना आ गया 103, 103 आया है ना, ये तो मान सही हो गया। तो अब फटाफट यहीं पे टिक मत कर देना, इसको इसमें भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गो समीकरण है, तो ये तो एक क्लियर हो गया। दूसरा समीकरण में भी यही मान रखो, कह रहा है कि 37x, x का जगह मान रखो 1, प्लस 29y, 29y के जगह मान रखो 2। अब चेक करो क्या हुआ, 95 आता है या नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा, 37 में 1 से गुणा कीजिएगा, 37 हो जाएगा, प्लस 29 में 2 से गुणा कीजिए, कितना होगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, 58 होगा। अब देखिए ध्यान से, 7 और 8 कितना होता है, जोड़ दो, 15 का 5 और 5 और 3 8, 1 हो गया 9, देखो 95 आ गया, यानी कि ये बराबर आ गया। तो जब ये बराबर आ गया तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर यही होगा, और नहीं तो आप इसको सॉल्व करके भी बनाते तो आंसर इतना ही आता। तो ये तो आसान है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो ऑप्शन सही बना सकते हो। बिल्कुल, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है एक घातीय समीकरण का लेख चित्र हमेशा निरूपित कीजिए। अरे एक घातीय का एक ही हल होता है, कई बार बताया आपको। बिल्कुल, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना बाबू। बिल्कुल, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहे, भले ही क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, गेस करके बताओ। ये आता तो जरूर होगा आप लोग यार, ऐसा बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखिए, क्योंकि सीखने के लिए आए हैं चैनल पे, और सीखिए, देखिए, और जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है फटाफट से इस सेंटअप एग्जाम में कीजिए, और उसके बाद से फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन टकराएगा तो आप लोग फटाफट से करके चलाइएगा। अगला है कि के की किस मान के लिए समीकरण निकालें के x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। सब कुछ बताएंगे, पीडीएफ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब कुछ बताएंगे, बस अंतिम तक बने रहो। कह रहा है अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल बताओ कब होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, ठीक ना, यही होता है ना। चलो तो यहां से हम लोग को केवल k का ही वैल्यू निकालना था, आगे प्रोसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मान रखो a1 का जगह क्या है, k है, तो k बटे a2 की जगह क्या है, 6 है, रख दिए, बराबर नहीं है। b1 की जगह क्या है, -1 है, बराबर b2 की जगह क्या है, -2 है, रख दिए, ठीक ना। अब देखो यहां से तिरिया, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तिरिया गुणा करो, तो तिरिया गुणा में क्या हो जाएगा, 2k बराबर कितना होगा, 6, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे 2, यानी कितना कट के आएगा, 3 आएगा। अरे 3 आ गया आंसर। 3 देखो कहां पे दिया गया, k बराबर नहीं है 3, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में होगा, यहाँ पे भी 3 दिया है, लेकिन ये बराबर नहीं है, कटना चाहिए, क्योंकि अद्वितीय हल कह रहा है, तो अद्वितीय हल में ये बराबर नहीं है, यानी कि बराबर दे करके सिंबल दिया गया होगा, काट दिया गया होगा उसके, वही आंसर होगा। देखो 3 तो यहाँ पे भी है, 3 तो यहाँ पे भी है, लेकिन टिक आपको इसमें करना, क्योंकि अद्वितीय हल कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। यही तो क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप तो डीएलएस एजुकेशन के छात्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और आपको तो सोचना ही नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, यदि क्वेश्चन है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। अरे समानांतर है तो समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा यार, बिल्कुल नहीं निकलेगा। सर आपने तो बताया था कि कोई हल नहीं निकलेगा जब समानांतर होगा, हम भी कहेंगे बिल्कुल बताए थे, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की करते हैं बात हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, यहां से बताना है। तो यार बताओ कौन ऐसा समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण है क्या x रूट में रहता है। कहेगा कि नहीं सर x रूट में रहबे नहीं करता है, कोई संख्या रूट में हो सकता है, ये तो मान सकते हैं हम लोग, लेकिन रूटे दे दे x में, x दे दे रूट में, तो फिर तो नहीं होगा। यही आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन से भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विवेचक क्या होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार बताया है, बिल्कुल बहुत बार बताया है। हम लोग एक बात याद करना, ये बात हम भाई कई बार कहे हैं, हमने याद किया था कि ax² + bx + c =
जीरो रहता है तो विविध का डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहां देखो, यहां पे ए होना चाहिए लेकिन लिख दिया है बी। क्या लिखा है? बी लिखा है, ये लिखा है ना। तो जब a बराबर a के जगह पे b लिख दिया है और b के जगह यहाँ a लिख दिया है तो हम भी तो चेंज कर देंगे। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता था आंसर, लेकिन अब नया जो हो जाएगा, ये नया लिख लो, नया इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc, क्योंकि a b स्क्वायर की जगह a लिख दिया और a की जगह b लिख दिया। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और देखिए ये 3 सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 सालों से लगभग क्वेश्चन पूछ रहा है इसे घुमा के। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का विविधकर क्या होगा, वही चीज डी का वैल्यू बताना है। तो डी बराबर हम सभी का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये देखो हूबहू क्वेश्चन पूछा, ये बताया आपको कई बार बताया है। 16 माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, फिर 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 4। तो 16 में से 4 जाए कितना होगा 12, 4 16 12। आंसर क्या है 12, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? समझे आप? क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही जबरदस्त शानदार प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 का 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का वैल्यू क्या होगा। अब देखो अल्फा का मान दे दिया है, अब पूछ रहा है a का वैल्यू बताओ क्या होगा। यानी कि एक मान यहाँ पे है, यानी कि x का वैल्यू दे दिया है, x का वैल्यू 2 है। तो जब x का वैल्यू दे दिया है, इसका एगो शून्य एगो मूल दे दिया है, तो मनवा पुट कर दो। यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 है। तो x का मान दे दिया है, मूल कह दिया है उसको, x लिखा नहीं है ताकि आप तुरंत समझ जाएंगे, मूल लिख दिया है। तो मूल का मतलब वही x यानी कि आपका शून्यक हो गया। तो यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x में x का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x का जगह 2 और प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पे देखिए 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या 4, 4 दूनी यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट 8 प्लस a में 2 से गुणा हो जाएगा 2a अब प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए 8 का 6 कितना होता है 8 6 14 होता है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका 14 प्लस 2a बराबर हो गया 0। जब इधर पक्षांतरित करेंगे क्या होगा 2a बराबर माइनस का 14, क्या होगा माइनस का 14। तो a बराबर क्या होगा माइनस 14/2 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 7। कहाँ पे ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर बी में है। देखो निकल गया, ऑप्शन नंबर बी आपका निकल के चला आया। इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और क्वेश्चन कह रहा है देखो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर समझे आप? 100 क्वेश्चन में से मात्र 50 क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहा है, ठीक ना। कॉपी कलम ले लिया हो ना, लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक ना। और यहाँ से समझ लेना क्योंकि फाइनल में भी पूछेगा। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो वह समीकरण क्या होगा। अब देखो कह रहा है, और ये छाप लो कहीं, लिख लो, ये भी क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन एक उठेगा, जरूर उठेगा, गारंटी है मेरी। कह रहा है कि मूल जो है फाइनल में उठेगा, ये तो सेंटर में पूछे दिया, फाइनल में पूछेगा। कह रहा है कि मूल यहाँ पे 5 और -2 है, यानी कि अल्फा बराबर दिया है क्या 5 और बीटा बराबर दिया गया है -2। तो हमने अभी ना आपको बताया कि द्विघात समीकरण बराबर क्या है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही चीज बताए थे। यहाँ पे केवल मान पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस, अल्फा के जगह है +5 और बीटा का जगह है -2 इंटू एक्स प्लस, फिर अल्फा का जगह है 5 और बीटा का जगह है -2। अब इसको आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा -3 में से 5 में से 2 जाएगा, 3 बनेगा, 3 का 3 में x से गुणा करेंगे और 3x हो जाएगा, लिख दो 3x। अब प्लस नहीं, ध्यान देंगे 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा, एक -2 है तो -10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन नंबर बी में है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं, कुछ आप समझ रहे हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन और इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला देखो बड़ा ही रसगुल्ला तरीके का क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन कई बार बोले थे ना कि 1/α + 1/β पूछेगा ही पूछेगा, देखो पूछ दिया है।
देखो पूछ दिया है, और इसको एक आसान तरीका इसमें हम बता देते हैं। देखिए ध्यान से रसगुल्ले, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 बराबर 0 के मूल है, तब 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या निकालिए, मतलब इसका मान निकालिए। तो देखो इसका दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि मान पूछा है 1/α + 1/बीटा, ठीक ना। तो इसका आप क्या कीजिए, केवल इसका एलसीएम निकालिए, यानी कि भिन्न का जोड़ कीजिए, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा बटा बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ये होता है ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। क्लियर, c/a होता है ना, यही होता है ना, c/a। क्लियर। अब देखो a से a कट जाएगा, बचा क्या चीज, -b/c। तो -b/c का मान लिख दो, -b यानी कि -8 की जगह माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस देखो b के जगह क्या है 8 है, और ऑप्शन में क्या है, ये फॉर्मूला में कह रहा है माइनस, c के बदले क्या है 2, -8/2 चाहे कटा दो, -4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। लेकिन इतना सॉल्व मत करना, जब हमने आपको बता दिया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इसका रूप होगा -b/c, तो बस इतना याद कर लो, एक फॉर्मूला ही याद कर लो कि 1/α + 1/बीटा बराबर होता है -b/c। -b का मान ली करके 2 से भाग दे देना, आंसर हो गया। b का मान ली करके चाहे माइनस लगा देना, 2 से भाग दे देना, आंसर निकल के चला आएगा। कितना इजी है, क्या होगा, 4 होगा। चलो अगले प्रश्न की बात करें, तो ये सारा टेक्निक लगाया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिससे गलती भी नहीं होता है और जल्दी भी बन जाता है। अगला है कि यदि द्विघात समीकरण, तो इसी तरीके के पढ़ने के लिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में विविधकर का मान 0 से बड़ा हो, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखो 0 से बड़ा हो विविधकर का मान, यानी कि d बड़ा हो किससे, 0 से, 0 से, तो अब इसका क्या होगा, तो वास्तविक और असमान होता है। कैसा होता है, वास्तविक और असमान होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। छाप लो या क्वेश्चन कहीं लिख लो कि ये भी क्वेश्चन फाइनल में उठाएगा। ये तो सेंटअप में पूछा है क्वेश्चन, कुछ यूं पूछा है कि समानांतर श्रेणी 0,6, 1.7, 2.8, 3.9 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर का मतलब क्या होता है, सारवंतर का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि उनके बीच डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है, ठीक ना। तो देखो इसमें से कोई में से घटाओ, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, 1.7 में घटाओगे 0.6, तो क्या बचेगा, 1.1 बचेगा। या फिर आप घटाइए 2.8 में घटा सकते हैं आप लोग, क्या घटा सकते हैं, 1.7 घटाएंगे तो भी आपका क्या निकल के आएगा, ये तभी जो आपका निकल के आएगा 1.1 ही निकल के आएगा। क्लियर। तो आप देखेंगे कि ये 1.1 ही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 1.1 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जब भी सारवंतर निकालना हो, ये तो काफी इजी होता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा सारवंतर निकालना, तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देना, जो भी पद होगा दूसरा में से पहला को घटा देने का जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में, अब देखो समानांतर श्रेणी में वही होगा, यानी कि एपी में वही होगा जिसका सारवंतर बराबर होगा। तो सारवंतर बताओ यहां से किसका बराबर है, बताओ। तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है ना, -10, -6, -2, इसमें देखिए ध्यान से, दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, -6 में से घटाइएगा 10 को, ठीक ना। तो -6 माइनस में हो जाएगा +10, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10, क्या हो जाएगा 4 होगा। अब इसी तरीके घटाओ, देखो 4 निकला, तो इसमें भी अब -2 में से घटाओगे -6 को, तब भी 4 ही आना चाहिए। देखिए माइनस तो माइनस में क्या हो गया, +6 बराबर 0। यहाँ पे क्या निकला, -2 है और यहाँ पे 6 है, कितना निकल के आएगा, 4 निकल के, देखो 4 आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्यों कि उसका सारवंतर जो है हमेशा बराबर आ रहा है, यानी कि D1 बराबर D2 आ रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसमें गलती कर देंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। क्वेश्चन है, यदि 4/5 यानी कि 4/5, a, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, यानी कि लगातार 3 पद है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार 3 पद है, तो a का मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, लगातार 3 पद है, इसका मतलब हो गया कि वो एपी में है। कह रहा है क्वेश्चन के यदि इतना का समानांतर श्रेणी में, पहले ही कह दिया कि समानांतर श्रेणी है, तो समानांतर श्रेणी का मतलब होगा कि उसका सारवंतर बराबर होना चाहिए।
यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाए और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए तो बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद है a माइनस घटाएंगे 4/5 बराबर होना चाहिए किसके, तीसरा पद में से दूसरा पद। तो तीसरा पद आप सभी का 2 में से घटाएंगे, दूसरा पद हो जाएगा आपका a। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां पे कुछ नहीं है तो इसको करेंगे 1। अब भिन्न का घटाव बनाएंगे, इसका एलसीएम क्या होगा 5। अब ये 1 से भाग लेगा, 5 बार में हो जाएगा 5 और ऊपर है a तो हो जाएगा 5a। भिन्न का घटाव बना रहे हैं, इसमें आपको माथापेची नहीं करनी है। अब चलिए उसके बाद से 5 से 5 कटेगा, बचेगा 1, 1 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस a। क्लियर, समझे आप। अब चलिए जब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके बट्टा में कुछ नहीं लगा देंगे 1, इसको कर देंगे हम तिरिया के गुणा। तो देखो 5a में -4 से गुणा करेंगे, 5a - 4 में 1 से गुणा करेंगे, यही आ जाएगा 5a - 4 बराबर 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, कहेंगे सर 10 होगा, और -5 में a से गुणा करेंगे क्या होगा 5a हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहां तक समझे। अब देखो ये a वाला पद इसको पक्षांतरित कर लो और ये वाला पद उधर पक्षांतरित कर दो। देखो ध्यान से, तो -5a और माइनस में है तो यह हो जाएगा 5a बराबर ये वाला पद 10 को 10 रहने दो, इस वाले 4 को उस तरह भेज दो, तो -4 है तो क्या हो जाएगा +4। अब देखो 5a 5a कितना हो गया 10a बराबर कितना हो गया 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14/10। क्लियर। अब कराओ यहां से 7 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 यानी कि 7/5। 7/5 निकल के आएगा, 7/5 क्या है ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना है और इसका आंसर करके आना है आपको। चलिए देखो जो बनाते हैं ना उसका स्क्रीनशॉट भी लिया करो, स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 है तो इसका सारबंधक क्या होगा। देखो ये भी क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया, हमने आपको बतलाए थे इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या है हूबहू आया है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे nवां पद दिया है और पूछ रहा है सारबंतर, तो सारबंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको समानांतर श्रेणी चाहिए, तो समानांतर श्रेणी तो दिया नहीं है, तो समानांतर श्रेणी आप निकालेंगे। निकालने के लिए n के बदले आप पुट करेंगे 1 2 3 ... जो भी मन करे लगातार पद ये पुट कीजिएगा। तो 3n + 5 है, तो एक बार हम लोग 3n के जगह 1 रखेंगे +5, तो क्या होगा 3 + 5 कितना होगा 8। उसके बाद से पुनः क्या करेंगे 3n के जगह 2 रखेंगे +5, तो 3 दूनी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। आगे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन 2 ही मान से हम लोग का निकल जाएगा क्या चीज सारबंतर। अभी दूसरा पद ये हो गया, पहला पद ये हो गया, तो यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, 11 में से 8 घटा दो तो कितना होगा 8 3 11। 3 है कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है, क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और याद करना है और आगे बढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि समानांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11, ... का 29वां पद कौन सा पद 29 है। अच्छा 29 पद यानी कि कौन सा पद 29 है, यानी कि an बराबर दे दिया है 29, यही ना दिया है। तो an बराबर फॉर्मूला होता है हम सभी का a + n - 1 × d बराबर 29। क्लियर। अब a के जगह 5 है, यानी कि a का मान प्लस n का वैल्यू तो निकालना ही है, तो n का n रहने देते हैं 1 × d का वैल्यू क्या होगा, दूसरा पद में से पहला घटा 7 में से 5 घटे कितना बचेगा 2 बराबर क्या हो गया 29। अब देखो यहाँ से ये 5 को उस तरह भेज दो, उस तरह भेज दो तो यह माइनस में चला जाएगा, तो यानी कि भेज दोगे तो क्या बचेगा n - 1 × 2, तो गुणा कर लो, n में 2 से गुणा करेंगे होगा 2n और -1 में 2 से गुणा करेंगे -2 बराबर क्या होगा 29 और -5। अब देखो ध्यान से 2n - 2 बराबर क्या हो जाएगा 29 में से 5 चला जाएगा कितना बचेगा 24, यही बचेगा ना 24। अब देखो ध्यान से, अब 2n है, अब ये भी -2 है, उसको इधर उधर ही भेजो, भेजोगे क्या होगा 24 और माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी क्या होगा 26 हो जाएगा, यानी कि 2n बराबर क्या होगा 26 हो गया। तो जब 2n बराबर 26 आ गया है तो हम सभी का n बराबर क्या होगा 26/2, आंसर क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13। तो 13 क्या हो जाएगा 13वां पद आपका आंसर निकल के चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
समझ में आ रहा है आपको? क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का सातवां पद और सातवां पद 4 एवं सारवंतर -4 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? ये देखो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं पूछा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है, सातवां पद का मतलब क्या होता है? पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करो, एक बार वेट करता है, लाइक करो तो फटाफट से, बिल्कुल लाइक करो फटाफट से जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, जल्दी से कर लो, जिससे कि आगे से वीडियो मिले और इसी तरीके से आप पढ़ाई कर सके और धमाल मचा सके। कुछ नहीं पढ़े है ना, तो ये अनोखा और आखिरी मौका आपको दे रहे हैं, और कहिएगा तो क्रैश कोर्स का वीडियो आपको हम अपलोड कर देंगे। कमेंट अगर ज्यादा आया कि सर क्रैश कोर्स चलाइए मैथ का, स्पेशलिस्ट पूरा मैथ का, मात्र 25 से 30 ही वीडियो देंगे और पूरा मैथ पूरा तैयार, आपका एक भी नहीं छूटेगा। चलो क्वेश्चन है कि सातवां पद का मतलब हो गया a7 बराबर 6 है, a7 बराबर 6, इसका मतलब क्या होगा? a + 6d बराबर कितना है? 4 है, एवं सारवंतर क्या है? -4 है, यानी d बराबर 4 दे दिया है। देखो यहां से हमने इसको a + 6d क्यों लिखा है? क्योंकि पहले ही प्रश्न में कहा है कि a सातवां पद यानी कि a7, तो a7 को यही ना लिखते हैं हम लोग, a + 6d यही लिखते हैं ना, बिल्कुल, तो यही बात हम लिखे हैं। तो a आपको ज्ञात करा था, ये कोई रहने दीजिए, 6 गुणे d का वैल्यू कितना है? -4 बराबर क्या होगा? 4। देखिए a, देखो 6 चौका 24, क्या हो जाएगा? -24 बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब देखो a बराबर क्या होगा? ये पक्षांतरित होगा, तो 4 + 24 कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 28 निकल के आएगा ना। देखो a का मान क्या निकल गया? 28 निकल गया। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते कि सर ये बनेगा कैसे, तो काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी नंबर, और जिस तरीके से आपको हमने बताया है इस तरीके से आपको बना डालना है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में a18 एवं a18 - a14 यानी कि a18 - a14 बराबर 32 है तो समानांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है। कह रहा है a18 का मतलब क्या होगा? a + 17d, a18 के बदले लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, a18 के बदले लिखे हैं a + 17d, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर। अब कह रहा है माइनस a14 का मतलब क्या होगा? a + 13d, यही होगा ना, a प्लस कितना होगा? 13d। अब ध्यान देंगे ये पूरा टोटल माइनस में है जी, ठीक ना। चलो तो a + 17d और -a और माइनस प्लस माइनस क्या होता है? -13d। अब होगा क्लियर, समझे? अब देखो a से a कट गया ना, तो 17d - 13d हो गया, तो 17 में से 13d आपका घट जाएगा, ये इसके बराबर 32 भी है जी, इसके बराबर 32 छोड़ दिया, देखो बराबर 32 है, ठीक ना, इसके बराबर 32 हो गया। देखो 17 में से 13 घटे कितना बचा? 17 में से 13 कितना बचेगा? 4 है ना, तो 4d बराबर कितना हो गया? 32, ये बचेगा ना। अब देखो d बराबर क्या हो जाएगा? 32/4, क्योंकि गुणा में भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, कितना होगा? 8 होगा ना, क्या हो जाएगा? 8 चौका 32, 8 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्लियर, समझे आप? समझे किस तरीके से बनाइए, बिल्कुल समझ के रखना, क्योंकि इसी रूप का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और इस एग्जाम में आपको मचाना है तबाही, तहलका मचाना है आप सभी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, a + 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट का n बराबर क्या होगा? ये तो आपका रूल ही होगा, योग पूछ रहा है, तो योग बराबर होता है n × n + 1/2, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ पे मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से बताने भी वाले हैं। कह रहे कि प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल।
तो जब भी विषम प्रकृत संख्या का योगफल पूछे तो इसका होता है n स्क्वायर, यानी कि जो संख्या है इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, कह रहा ये देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि y अक्ष से किसी बिंदु a का 7,8 का दूरी क्या होगा? दूरी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा कि y अक्ष से, तो y अक्ष से दूरी उसकी भुज होती है। क्या होती है? भुज। और भुज कौन होता है? जो सबसे पहले होता है। तो भुज क्या है? 7, यानी कि 7 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए कितना आसान तरीके से आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन और समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिंदु -5, -3 किस पाद में है? ये देखो कई बार बताए, ये आपका चतुर्थांश होता है। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि इधर y होता है, इधर -y होता है, इधर x होता है, इधर माइनस का x होता है। ये प्रथम कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसमें दोनों संख्याएं जो होती है वह प्लस प्लस होती है। ये इसमें संख्या में क्या होती है? माइनस और प्लस होती है। इसमें दोनों संख्या माइनस होती है, इसमें प्लस और माइनस होती है। तो कह रहा है दोनों संख्या माइनस में है। दोनों संख्या माइनस किस में है? तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, समझे आप। अगला देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो एक्स अक्ष का समीकरण यार क्या होता है? y बराबर 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और y अक्ष का समीकरण पूछा क्या हो जाएगा? x बराबर 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा, अगर यहाँ पे x का समीकरण पूछ दिया है तो एग्जाम में आपका, फाइनल एग्जाम में आपका जो है आपका y अक्ष का समीकरण पूछ सकता है, तो उसमें x बराबर 0 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P का मान दिया गया है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। अरे यार, मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना, ये को लगाना है तुमको रूट और दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसे कि -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? कहेगा सर 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 36 और 64 कितना होता है? 100 होता है। 100 का वर्गमूल हटाएगा तो क्या होगा? 10 होगा। 10 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर देखो डी नंबर में है। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ओके क्लियर। आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए 7,13 है एवं बिंदु बी 10,9 है कि बीच की दूरी क्या होगी? अरे बी की दूरी क्या होगी? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1, x1 y1, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1, यानी कि y2 10 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि 9 - 13 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 10 में से 7 जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9 और प्लस 9 -13 में से ये जो 9 है वो गायब हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 9 4 13, 4 चौका हो जाएगा 16। 16 9 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल बता 5, तो 5 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 इकाई हो जाएगा। कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए नंबर में। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक ना? नोट किया आपने? नोट किया आपने? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, समय काफी कम है रसगुल्ले। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए -5,4 एवं बी 7,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। अब देखो, जोड़ने वाली मध्य बिंदु का नियामक जो होता है वो होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2। ये x बराबर होता है, y बराबर होता है y1 + y2/2। ठीक ना? अब देखो x1 + x2 यानी कि -5 में 7 जोड़ दीजिए, -5 में जोड़ दीजिए 7/2, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? -7 में क्या बचेगा? 2/1, 2/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 1। और y2 - y1 यानी कि 4 में जोड़ दीजिए -8 को, 4 में जोड़ दीजिए -8 को, माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो जाएगा /2। 4 में से -8 को ये आपको गायब कर देना है, तो क्या हो जाएगा? -4/2 क्या हो जाएगा? -2, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 1 और y का वैल्यू निकल गया क्या चीज? -2, यानी कि 1, x क्या हो जाएगा? 1, -2। 1, -2 क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? क्लियर तरीके से समझिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना?
चलो आगे बात करें अगले प्रश्न की। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। आपको 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी 100 क्वेश्चन में से 50 को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम तो आपको लगातार बता रहे हैं ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखो ध्यान से, x बराबर 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो वह x अगर दिया है तो y x के समानांतर होगी। क्या होगी? y x के समानांतर होगी। लेकिन y x देता तो x अक्ष के समानांतर होगी। यहां पे इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना, आपको यह देखना है कि किसके आलेख के दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर 15 का आलेख कौन से होगी, तो y बराबर y के अक्ष के समानांतर होगी। क्लियर। चलिए अभी तक क्या आपने लाइक नहीं किया यार, लाइक करो, कमेंट करना मत भूलो कि क्या मजा आया है आपको समझने में, और हर एक प्रश्न का उत्तर क्या पहले से बता पाते या फिर कितने क्वेश्चन का आप उत्तर बता पाते, ये जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि बिंदु 4 क्वेश्चन है 4.5, 7.6 की कोटि क्या होगी। अब देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा, कोटि और भुज। हमने आपको बताया कि पहले वाला मान होता है भुज, क्लियर, दूसरा वाला मान होता है कोटि, क्लियर, क्या होता है भुज और कोटि। तो पूछा क्या है, कोटि, यानी कि 7.6 जो है कोटि हो जाएगा। तो कोटि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, ये देखो ये 50 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज AOB जिसके शीर्ष A 0, है और B बराबर जो दिया गया, यहाँ B होगा, B बराबर दिया गया 0, और देखो यहाँ पे अच्छा AOB है जी, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, AOB, तो यहाँ पे 0, और B बराबर दिया गया है 0, B। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल। अब देखो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको बता दें कि काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं। क्या बताओ, ट्रिक बता दें, इसका एक ट्रिक बता दें एक, कि क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे याद होगा। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2 होता है। लेकिन ये फॉर्मूला काफी बड़ा है, इसलिए काफी बच्चे इसको बोलने में सोच में पड़ जाते हैं या गलती हो जाता है। इसको याद करने का तरीका एक है, एक को 1/2 लिख दीजिएगा और एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक ना, और यहां पे लिख दीजिएगा x1 और इसमें y माइनस वाई प्लस x2 लिख दीजिएगा, y माइनस वाई लिख दीजिएगा, प्लस x3 लिख दीजिएगा, y माइनस वाई लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। एक कोई तरीका बता रहा है आपको फॉर्मूला याद करने का। क्या लिखिएगा, 1/2 लिख दीजिएगा, x1 लिख दीजिएगा, y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। इतना लिखने के बाद से क्या कीजिएगा, 23, 31, 12 बैठा दीजिएगा। 23 की जगह यहाँ पे 3, यहाँ पे 23, 23, 31, 12 बैठिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 3, 23, 31, इसमें 3 और यहाँ पे 1, 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। देखो फॉर्मूला हो गया तैयार, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इतना बड़ा होता है फॉर्मूला। क्या होता है, इतना बड़ा होता है आपका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। लेकिन आपको याद नहीं था तो हमने आपको एक तरीका बता दिया कैसे आपको लिखना है। अब चलिए अब इसमें मान पुट करते हैं। देखो ध्यान से, 1/2 का 1/2 रहने देते हैं। x1 का वैल्यू क्या है, ये आपका x1 होता है। x1 का वैल्यू क्या है, a इंटू y2, तो आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2 0 माइनस का y3 किधर है, y3 b है, b अब प्लस x2 कितना हो जाएगा, x2 अब हो जाएगा 0 इंटू y3 कितना हो जाएगा b माइनस y1 कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 0 प्लस x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 इंटू y1 का जगह कितना हो जाएगा, y1 का जगह हो जाएगा 0 माइनस y2 की जगह कितना हो जाएगा 0। अब चलिए बैठा दिए मान, और देखो काफी आसान है, बस बैठा दिए ना आप। अब देखो 1/2 के 1/2 रहने दो, 0 में से माइनस b घटेगा, क्या होगा आपका माइनस b होगा, ठीक ना, माइनस b होगा। लेकिन जब इसमें घटता है ना तो ये माइनस वाला गायब हो जाता है, केवल बचेगा चीज a b, ठीक ना। और ये देखो
बी में से -0 घटेगा, बचेगा बी, या बी में जीरो से गुणा कर देगा हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो 0 में से 0 घटेगा 0, और 0 में 0 से गुणा कर देगा होगा 0। तो जब सब हो गया 0 तो इसका काम तमाम कर दो, इसका खत्म कर दो, उसको केवल रहने दो इतना ही, यानी कि 1/2 इंटू ए बी हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका दे दिया गया है क्या यहीं पे 1/2 ए बी, देखो दे दिया गया है 1/2 इंटू ए बी वर्ग की, देखो ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है। समझे आप कैसे बना? बिल्कुल। तो ये आपका 50 क्वेश्चन आपने देखा। इसके बाद क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे, इसके बाद देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके बाद तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम आपका नजदीक यानी कि आपको परीक्षा देना है, इसलिए आपको हम 50 बता दिए हैं। आगे से हम पढ़ाएंगे तो इसको भी फिर से दोबारा सॉल्व करा देंगे, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि पीडीएफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहां पे मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव भी बनाना है आपको। तो सब्जेक्टिव का कहां पे मिलेगा, देखिए इसके नीचे आपको सब्जेक्टिव जो है इसमें आपको क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। सो आपको करना क्या है, आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से गूगल को ओपन कर लेना है, ध्यान देंगे। और गूगल को ओपन करने के बाद से यहाँ पे आप सर्च करेंगे DLS एजुकेशन। क्या सर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे DLS एजुकेशन। देखिए ध्यान से, जो चैनल का नाम है सर्च कीजिएगा सब्जेक्टिव के लिए, पीडीएफ के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन मंटू सर ऑफिशियल, या DLS एजुकेशन, या मंटू सर के नाम से आएगा। इस पे आप क्लिक कीजिएगा DLS एजुकेशन पे। आपको जूम करके दिखा देते हैं, देखो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप यहां से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे देखिएगा, इसको हम करते हैं स्क्रॉल, और यहां पे आप सारी चीजें का जो होगा वह यहां पे देख सकते हैं। जैसे सेंटर एग्जाम का देखो, यहाँ पे हिंदी का है, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। साइंस का है कर सकते हैं, मैथ का है कर सकते हैं, सोशल साइंस का कर सकते हैं, संस्कृत का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है। यहाँ पे मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने भी सब्जेक्ट का भी अपलोड नहीं किया गया होगा, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएगा फटाफट यहाँ से लगा देंगे। वैसे तो सभी क्वेश्चन का हम लगा ही दिए हैं बहुत सारा का। जैसे मैथ में क्लिक करते हैं तो मैथ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, और फटाफट तरीके से जो है आपके मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा, और यहाँ सब्जेक्टिव पीडीएफ यानी कि सारा का सारा चीज जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से सब्जेक्टिव का भी आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्टिव है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक ना, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। इसी तरीके से यहाँ पे सब चीज लगाया गया, ठीक ना। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे सभी विषय का प्रश्न, यहाँ पे रूटिंग, टेलीग्राम का, यूट्यूब चैनल का, ठीक ना। और यहाँ पे नीचे आपका सब्जेक्टिव का आंसर सब चीज मिल जाएगा। टेंशन आपको अब बिल्कुल नहीं लेना है आपको। अब देखिए, अब यहाँ से आपको बता दें हम, ध्यान दीजिएगा, सबसे जबरदस्त जैसा कि आपको हमने बताया, यहाँ पे इसके नीचे जब आइएगा ना, तो 2023 में जो परीक्षा होने वाली है ना, उसका देखो यहाँ पे देखिए, ध्यान से जूम कर देते हैं थोड़ा बड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे, क्लियर तरीके से दिखाई दे। अब देखिए यहां पे आपका मॉडल पेपर मिलेगा, ये अपना मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में। मॉडल पेपर का टेस्ट मिलेगा, जो मॉडल पेपर पढ़ोगे उसका टेस्ट देना, क्योंकि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन उठेगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। यहां से हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। यहां से ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। तो कितना कमाल का चीज है ना ये आपके लिए, ये दिन रात मेहनत करके बाबू बनाया गया है। तो आइए इसका फायदा उठाइए। और सबसे अनोखी बात कि हमने बताया था कि आप टॉपर का कॉपी कैसे डाउनलोड, मतलब कि टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, उनका कॉपी कहाँ है, और उस पर बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया। लगभग 2 लाख बच्चों ने अभी तक देख लिया है उस वीडियो को कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो वो देख लीजिएगा कैसे देखा जाता है, इसी चैनल पे मौजूद है। इसलिए कहते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे टॉपर का कॉपी, जो बिहार के टॉपर बने थे ना, उनका ओरिजिनल कॉपी है यहाँ पे पीडीएफ के रूप में। देखो अभी यहाँ पे ओपन होगा पीडीएफ, देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा ये लंबा, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा एमबी का है, इसलिए आपको दिखा देते हैं। अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लेना, खोल लेना, ठीक ना। ये टॉपर का कॉपी है रसगुल्ले, और ओरिजिनल बिल्कुल। ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, देखो ये देखा, ये ओरिजिनल आपका ओएमआर सीट का है। 35 में 35 उस बच्चे को मिला था। इसको जूम कर देते हैं, देखो उन्होंने किस तरीके से लिखा कि वो बिहार में कमाल कर गए। देख सकते हैं उनका ओरिजिनल कॉपी है ये कोई फेक नहीं है, वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के थे, ठीक ना। चलो ये सारा कॉपी यानी कि टोटल कॉपी लगाया गया, हर एक पेज लगाया गया। यहाँ पे स्क्रॉलिंग करेंगे ना पीडीएफ के रूप में, आप मोबाइल में खोलिएगा तो बढ़िया से दिखाई देगा, ठीक ना। ये सब चीज यहाँ पे उनका हर एक कॉपी मिलेगा यहाँ पे,
देख सकते हो, ये बीएससी भी यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, देखिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल एक कॉपी है, ठीक ना, यहाँ पे लोगो भी बना हुआ रहता है, ये ऑफिशियल कॉपी है। तो किस तरीके से उन्होंने लिखा, जबरदस्त तरीके से, ये आपने देखा ना। तो आइए फटाफट से सर्च कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैलाइए वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है, और शाम 6 बजे की क्लास और 7:30 बजे की क्लास देखना मत भूलिएगा। और आप लोग अपना गजब की तैयारी कीजिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।